हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और चलिए आज आप हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका इन हाउस ट्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पिछले लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है, जहां पे हमने टोटल 6 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जहां पे हम कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, भले ही वो हमारा सब्लिमेशन हो, सेंट्रीफ्यूगेशन हो, ठीक है, इस तरह के हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। हमने डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को कैसे अलग किए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो उससे टोटली इंटैक्ट है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक एक कंटिन्यूएशन है, तो आप काइंडली उस वीडियो को इसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको 8 पॉइंट जो आपके सिलेबस में है, चैप्टर 2 में है, वो आपको क्लियर हो जाए। आपके बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पे उस वीडियो लेक्चर का आई बटन में लिंक ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं। जो बच्चे कल लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है और एक कंडेंसेटर होता है। इसके बीच में एक होता है फ्रैक्शनेशन कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटर कॉलम के अंदर ये जो आपके बीड्स है ना, ये बीड्स क्या करते हैं, वेपर करते हैं सरफेस को, ताकि वो कूल हो जाए और कंडेंस हो जाए। ठीक है, वेपराइज जो वेपर निकलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क को, उसको इमीडिएटली कूल और कंडेंस करते हैं। यही इसका काम है और यही एक्स्ट्रा होता है। नॉर्मल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बीच का यही डिफरेंस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही चीज़ एक्स्ट्रा लगा होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अंदर क्या होता है, बीट्स। चलिए, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो पार्ट है, ये हमें किसी भी गैस, किसी भी एयर में से किसी भी गैस को निकालने के लिए यूज़ होता है। क्या तरीका है, तरीका ये है, देखिए, जो एयर आता है उसको पहले कंप्रेस किया जाता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर को इंक्रीज किया गया। मैं इसको ऐसे लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। प्रेशर अप गया, देन देन डिक्रीज टेम्परेचर, यानी अच्छा ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, टेम्परेचर लिख के एरो करता हूँ, आपको याद रहेगा। टेम्परेचर नीचे आएगा, ये किया जाता है। इससे क्या होता है, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा नॉर्मल एयर। कैसे? नॉर्मल एयर को लिक्विड एयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाई प्रेशर में, देन लो टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको वो जो डिस्टिलेशन कॉलम है जो हमने पढ़ा, डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे वार्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये छोड़ दिया जाता है ऐसे वार्म होने में, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट में हमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मिल जाते हैं एयर से। जैसे ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का यहाँ पे वैल्यूज दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। सही बात है, सिर्फ अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए एयर में से, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को पहले हटाना पड़ेगा। द एयर इज कॉम्प्रेस्ड, यहाँ पे लिखा है, द एयर इज कॉम्प्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कंप्रेस्ड किया गया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एयर को लिक्विड एयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले आप उसको हाई टेम्परेचर में कंप्रेस, हाई प्रेशर में उसको कंप्रेस करें, उसके बाद उसको लो टेम्परेचर में कूल करें, जो मैंने ऊपर लिख दिया है। इससे हमें क्या मिलेगा? लिक्विड। इससे हमें क्या मिलेगा? लिक्विड एयर मिलेगा। अब यही लिक्विड एयर को जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे, ये जो फिगर में डालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, गैस डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे एवं हट जाएगी और हमें जो चाहिए वो उस हाइट में हम उसको कैद कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो एयर है उस एयर को हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है। मैं फिर से लिख रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। कंप्रेस करना है कैसे? यहाँ पे 2 स्टेप। स्टेप 1, प्रेशर P अप प्लस T डाउन, P अप T डाउन, बस ये कूल होता है।
जिसका क्या बनता है, लिक्विड एयर। बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा, आप इस तरह से याद कर लीजिए, दैट्स इट। आशा करता हूँ कि हैंडराइटिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है, सब आपकी सपोर्ट की वजह से हो रहा है। बस सपोर्ट करते रहिए और हम आगे ऐसी जर्नी को बढ़ाते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ को एक्चुअल डायग्राम में कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से एयर आ रही है, ऊपर गई, यहाँ पे क्या किया, पी इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज किया गया। यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया। उसके बाद ये कंप्रेस्ड एयर, लिक्विड कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेपरेटर के थ्रू निकाल के ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में निकाल के ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट, ये एक हाइट, ये एक हाइट, ऐसे हाइट में इसको डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑक्सीजन को निकाला गया। ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम O2 के लिए है, ये डायग्राम ऑक्सीजन के लिए जो कि डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बढ़िया टॉपिक है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर अगर मान लीजिए हमें कभी भी इम्प्योर सैंपल में से कोई प्योर सैंपल निकालना हो, यानी हमारे पास मान लीजिए नमक है, तो नमक जब हम सी वाटर से कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हम चाहते हैं उस इम्प्योरिटीज़ को क्या करें, प्योर में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। याद रखेगा, इम्प्योर सैंपल में से प्योर सैंपल निकालने का प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल में हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट 5 ग्राम के अप्रॉक्स इसको लीजिए। उसको क्या कीजिए, नॉर्मल जितना कम पानी में हो सके उसको पहले डिसॉल्व कीजिए। डिसॉल्व करने के बाद उसको फिल्टर कर दीजिए ताकि जो इम्प्योरिटीज फ्लोट हो रही हो पानी में वो निकल जाए। उसके बाद उसको हल्की सी इवापोरेट कीजिए ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और सोल्यूशन क्या बन जाए, सैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे ये बन जाए उसके बाद उसको बोला गया कि आप उसको फिल्टर पेपर में एब्जॉर्व करते हुए कुछ दिनों के लिए रख दें। क्या होगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अगर हम शॉर्ट में देखा जाए, पहले हमने इसको वाटर में हल्का सा मिक्स किया ताकि इम्प्योरिटीज़ फ्लोट हो जाए, उसको फिल्टर किया, उसके बाद उसको फिर बॉयल किया ताकि जो हम लोग का सोल्यूशन था वाटर के साथ वो सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाए। फिर उसको फिल्टर पेपर में सोक करके कुछ दिनों के लिए हम रख देते हैं ताकि उसमें क्रिस्टलेशन फॉर्म हो जाए और वो जो क्रिस्टल है वो प्योर है। ठीक है, ये समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, द क्रिस्टल मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। सॉलिड को प्यूरिफाई किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या बोला है, फॉर दिस मेथड द सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी यूज फ्रॉम द सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज हो सकते हैं इन इट। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। क्रिस्टलाइजेशन हमने भी कहा था, सी वाटर में जो सॉल्ट होता है उसमें ये जो सी वाटर से हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ताकि हमें क्या मिले, नॉर्मल सॉल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे लिखा है क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इट फ्रॉम ए क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी उसके जो प्योर सॉलिड, जो प्योर पार्टिकल्स है उसको एज ए क्रिस्टल निकालने में ये हेल्पफुल है। कहाँ से, एक सॉल्यूशन में से। सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवापोरेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे एवापोरेशन किया था लेकिन कम किया था, दोनों में तो एवापोरेट हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन का बेनिफिट, ये जो टॉपिक है ना, देखिए इसे मार्क कर दे रहा हूँ, इसमें ये जो टॉपिक दिया है ये बोला है व्हाई वी चूज क्रिस्टलाइजेशन ओवर क्या, इवापोरेशन। इवापोरेशन के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन को क्यों चूज किया था, व्हाई। इसका आंसर ये है बिकॉज जब हम इवापोरेट करते हैं तो क्या होता है, काफ़ी सारे सॉलिड क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर शुगर को ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, शुगर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होते हुए क्या करेगा, चार्ड हो जाएगा। चार्ड मतलब काला शेप का वो आ जाएगा, वो काला हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। दूसरा क्या है, द सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। जब आप फिल्टर करके इवापोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस इवापोरेशन के समय क्या होगा, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज पार्टिकल उसके अंदर रह जाएंगी।
ऑन एवापोरेशन दे कंटामिनेट द सॉलिड, वो सॉलिड को फिर ख़राब करेंगे, क्योंकि एवापोरेशन में बस वाटर ही एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस सबके लिए इक्वल नहीं होता। वो जिस तरह से क्या करता है, वो इम्प्योरिटी वहीं का वहीं रख देता है, लेकिन वो क्रिस्टल फॉर्म में कुछ कुछ हमारे क्रिस्टलाइजेशन के मुकाबले इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करते हैं, इवापोरेशन के ऊपर प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन सेम जैसा आपको याद किया था, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, और दूसरा है क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी। फिटकरी क्या होता है, जो शेविंग में हम यूज़ करते हैं, काफ़ी कट जाने पे भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखिएगा। चलिए, आपको बोला है 10 बाय कूलिंग। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन है कि 10 बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर वी गेट प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे उसको एंड किया गया है कि बोला गया कि अब तो हमने 8 टॉपिक पढ़ लिए हैं। 8 टॉपिक में हमने बहुत सारे तरीके पढ़े, लिक्विड को डिफरेंट लिक्विड से कैसे, मिसिबल लिक्विड से कैसे अलग किया जाए, इमिसिबल लिक्विड से कैसे अलग किया जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन कब काम करेगा, फिर क्रिस्टलाइजेशन कब काम करेगा, फिर आपका वो जो हमने फ्लास्क पढ़ा उस वो कब काम करेगा। ठीक है, डाई कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट कलर में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, और ये 8 टॉपिक आपके लिए बेनिफिट हैं। अब इसके बाद जो डायग्राम का है वो है हमारा प्योर वाटर जो हमारे घर में आता है वो किस तरह से आता है। ये आपको जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आपके आसपास भी अगर कहीं पेट्रोल पंप है और आप वहाँ पे जा सकते हैं, तो आप पूछिएगा कैसे वहाँ पे रिफाइनरी हो रही है। देखिए, जो रिजर्वर होता है जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से पहला स्टेप होता है सेडिमेंट करने के लिए। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जहाँ पे बड़े बड़े जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे नीचे चले जाते हैं, और ऊपर क्या होती है, जो मिले हुए इम्प्योरिटीज़ होते हैं पानी के साथ, वो आगे बढ़ जाते हैं कहाँ पे, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में, जिसे हम कहते हैं लोडिंग टैंक। अब इस लोडिंग टैंक से होते हुए हमारे पास 4 लेयर फिल्ट्रेशन होती है। पहला होता है वाटर का लेयर, फिर होता है फाइन सैंड्स, फिर होता है ग्रेवल्स, फिर होता है कोर्स ग्रेवल। ग्रेवल मतलब छोटे छोटे पत्थर, कोर्स ग्रेवल मतलब उससे बड़े पत्थर। ये 4 लेवल फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसमें जब भी फिल्ट्रेशन होने के बाद जितने भी इम्प्योरिटीज़ थे जो पानी के अंदर मिली हुई थी, भले ही छोटे पार्टिकल्स जो शायद सोल्यूशन को कोलाइडल या सस्पेंशन सोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे थे, उन सबको हम निकालने के बाद, जैसे मान लीजिए जो बड़ा बड़ा है वो सैंड में अटक जाएगा, उसके बाद जो छोटा पार्टिकल्स है वो ग्रेवल में अटक जाएगा, उसके बाद जो पार्टिकल्स है वो कोर्स ग्रेवल में अटक जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो निकलेगा वो है नॉर्मल प्यूरिफाइड वाटर। इसमें मान के चलते हैं कि कोई भी यहाँ पे केमिकल अभी तक नहीं डाला गया है, लेकिन अब बैक्टीरियाज जो हैं, जो पार्टिकल्स नहीं, जो यहाँ पे बोल सकते हम कि नो पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, लेकिन नो पार्टिकल्स एंड नो केमिकल्स। अभी तो कोई केमिकल नहीं आई है, हमने कोई ऐड नहीं किया है, एडेड हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐड को मैं फिर से लिख दूँ, क्योंकि ऐड का स्पेलिंग थोड़ा सा, हाँ एडेड यहाँ पे लिखता हूँ, ADDED, वेरी गुड, एडेड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस टैंक में हम क्लोरीनेशन करते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके। उसके बाद हमारे घर पे जब का पानी आता है, सोचिए तो मेन चीज़ क्या है, पहले सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन टैंक और क्लीन। तो 4th स्टेप होता है यहाँ पे। 4th स्टेप प्रोसेस से आपके घर में आता है। क्वेश्चन आता है कि मुझे बताइए कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं या कैसे कैसे प्रोसेस में जो वाटर प्यूरिफिकेशन हमारे लोकेलिटी में होता है। तो पहले बोलेंगे सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद लोडिंग होती है, फिर 4 लेवल फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें सैंड होता है, ग्रेवल होता है और कोर्स ग्रेवल होता है। उसके बाद जब सारे पार्टिकल्स हट जाते हैं तो हम उस वाटर को लेके, प्यूरिफाइड वाटर को लेके हम क्लोरीन डालते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन, ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक चैप्टर 2 में कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ मुझे काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक वैसे हमने बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सारा हमने पढ़ा है। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में किस तरह के होते हैं, इम्प्योर से प्योर फॉर्म में, सॉलिड्स, राइट, ये सॉलिड की बात होती है। देखिए, सारे आपने अगर ध्यान से वीडियोस को सुने हैं ना, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियोस में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले दिन हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियोस हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं और आप इस वीडियोस को लेके काफ़ी बेनिफिटेड हो रहे हैं। मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों में काइंडली इसको शेयर कीजिए। देखिए, मेरा काम है वीडियो बना के आपको देना। अगर आप पढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों में इसको बांटिए। क्योंकि मैं आपसे जिस तरह से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, ये जो मीडियम है हम लोग के बीच में, वो यूट्यूब के माध्यम से हम आपस में बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब ने हमें वो तरीका दिया है जिससे मैं आपके पास रीच कर सकूं। भले ही मैं देश के कोई कोने में बैठा हूँ, आप किसी कोने में बैठे हैं, प्लीज़ आप दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और हाँ, इमीडिएटली कॉपी खोलिए, बुक खोलिए, नोट्स बनाइए और सारे चीज़ों को मार्क कीजिए अपने बुक में, ताकि आप टाइम टू टाइम मेरे साथ चलते रहें। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपने जो भी अभी तक डाउट आपने फेस किया हो स्टार्टिंग से लेक्चर्स में या कोई भी लेक्चर्स में, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन को रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।